Kindly subscribe the Kitapedia and press the bell icon so that you never miss any update. في أيام معدودات سجلنا انتصارات، عودة فلسطين إلى الصدارة، والقدس قضية محورية، وعزل الإدارة الأمريكية، وانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة، ووقوف العالم وأحرار العالم مسلمين ومسيحيين مع شعبنا ومع القدس. واليوم شعبنا وأمتنا وقفوا بالملايين في كل العواصم وفي كل المدن والمخيمات ليقولوا अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई, जिसने उस्मानी सल्तनत को शिकस्त के बाद टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। यह इलाका जिसमें आजकल इसराइल और फ़लस्तीन मौजूद हैं, ये बरतानिया के हिस्से में आया। इसके साथ ही दुनिया भर में मौजूद यहूदियों ने बड़े पैमाने पर इस इलाके में नकल मकानी शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत ने इन यहूदियों की बहुत हौसला अफजाई की। यहूदियों ने यहाँ के मकामी लोगों से ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते इस खित्ते में काबिज़ होते नज़र आए। फिर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई और फिर ख़त्म भी हो गई। बरतानिया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए बरतानिया ने यह फ़ैसला किया कि ये ज़मीन इन मकामी लोगों के हवाले कर दी जाए। लेकिन इस वक्त तक इस खित्ते में ना सिर्फ यहूदियों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बल्कि इनकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। 1948 में यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है और मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस खित्ते को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए, एक फ़लस्तीनियों के लिए। ये सफ़ेद रंग का इलाका यहूदियों को दे दिया गया और सब्ज़ फ़लस्तीनियों को। फिर 1967 में अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान जंग हुई। यह जंग तारीख़ में 6 डे वार के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में इसराइल ने अरब रियासतों को तबाह करके रख दिया और फ़लस्तीन के मज़ीद इलाके पर कब्ज़ा कर दिया। इस जंग के बाद फ़लस्तीन सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी तक महदूद हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। यहूदियों ने वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और आज वेस्ट बैंक में भी तकरीबन आधी ज़मीन यहूदियों के पास है। इस कब्ज़े को रोकने के लिए बहुत सी तंजीमों ने मुसल्लह जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया। इनमें हिज़्बुल्लाह और हमास सर फहरिस्त हैं। हिज़्बुल्लाह की कहानी पिछली वीडियो में बयान की जा चुकी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में हम हमास की कहानी को डिस्कस करेंगे। वैसे हिज़्बुल्लाह की तरह हमास भी एक मुसल्लह गिरोह होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। गज़ा पट्टी पर 2007 से लेकर अब तक हमास की हुकूमत है और इसके वज़ीर आज़म इस्माइल हानी हैं। हमास की बुनियाद 1987 में शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज़, महमूद ज़हर समेत 4 और लोगों ने रखी। हमास का बुनियादी मकसद इसराइल से फ़लस्तीन के इलाके वापस हासिल करना है। हमास हालांकि एक सुन्नी गिरोह है, मगर फिर भी हिज़्बुल्लाह और ईरान की भरपूर हमायत हासिल है। जबकि सऊदी अरब के मुताबिक हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। पिछले दिनों सऊदी अरब और कतर के दरमियान होने वाला तनाज़ा भी हमास की वजह से हुआ था, क्योंकि कतर हमास की हमायत करता है और हमास को एक फ्रीडम फाइटर समझता है। अमेरिका, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, जबकि रूस, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की हमास को दहशतगर्द नहीं समझते। 2016 में यूरोपीय यूनियन की अदालत ने भी हमास का नाम दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाल दिया था। इसके अलावा कुछ यहूदी एक्टिविस्ट भी हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझते। Do you think of Hamas as a terrorist organization? I think of the United States government as a terrorist organization. What's your opinion of Hamas, the ruling party in Gaza? They're no angels. They're definitely not angels. Would you say they're terrorists? I wouldn't go there. I wouldn't go there. It would depend on how terrorism is defined. भगत सिंह और टीपू सुल्तान को अंग्रेज दहशतगर्द कहते थे, मगर तारीख ने साबित किया कि वो फ्रीडम फाइटर्स थे। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने भी मुसल्लह जदोजहद की। नेल्सन मंडेला को भी इस वक्त की हुकूमत ने दहशतगर्द करार दिया, मगर वक्त ने ही इन्हें एक अजीम लीडर करार दिया। इसी तरह आज नहीं तो आने वाले वक्त में हमास भी फ्रीडम फाइटर ही समझी जाएगी। हमास ने 2001 से लेकर 2004 तक इसराइल पर 425 हमले किए, जिनमें 400 से ज़ायद हलाकतें हुई।
اس کے علاوہ حماس نے 2001 سے لے کر 2008 تک اسرائیل پر 3000 قاسم میزائل فائر کیے۔ اسرائیل کی دفاعی نظام بہت مضبوط اور جدید ہے، اس لیے حماس کے لانچ کیے گئے 90% میزائل اسرائیل ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ صرف 10% میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہو پاتے ہیں۔ حماس چونکہ غزہ پٹی میں واقع ہے اور غزہ پٹی اسرائیل کے درمیان گری ہوئی چھوٹی سی پٹی ہے، اس لیے اسرائیل ڈرون سے اس علاقے کی نگرانی کرتا ہے۔ اسرائیل کی نظروں سے بچنے کے لیے حماس نے اپنے تمام ٹریننگ سینٹرز اور اسلحہ سرنگوں میں رکھا ہے۔ یہ سرنگیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اکثر اسرائیل کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں۔ انہی سرنگوں کے ذریعے حماس اسرائیلی فوجیوں پر حملے کرتی ہے اور جب راکٹ لانچ کرنا ہو تو وہ بھی انہی سرنگوں سے کیا جاتا ہے۔ حماس کو اسرائیل کے خلاف ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔